हर एक सेकंड ना इंटरनेट पर इतना विशाल डेटा ट्रांसफर होता है कि अगर उसे किताबों में छापा जाए तो करोड़ों पन्ने भर जाएंगे। बिल्कुल, और हैरानी की बात यह है कि ये सारा का सारा डेटा एक बहुत ही छोटी सी जगह में प्रोसेस होता है। हाँ, मतलब एक ऐसी चिप के अंदर जिसका आकार महज एक नाखून के बराबर होता है। तो आज के इस डीप डाइव में स्वागत है। शुक्रिया। आज के इस चर्चा का मिशन बहुत स्पष्ट है। कंप्यूटर साइंस की इस पूरी मायावी दुनिया को एक ही झटके में पूरी तरह से समझना। बिल्कुल। और एक्सप्लेन कंप्लीटली के इस मिशन के लिए हमारे पास एक बहुत ही सटीक और शानदार सोर्स है जिसका नाम है एग्जाम्पल सुपरफास्ट रिवीजन। हाँ, और इस सोर्स की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि ये सिर्फ परिभाषाओं की कोई रटी रटाई सूची नहीं है। सही कहा। मतलब ये हार्डवेयर के बुनियादी आर्किटेक्चर से लेकर सॉफ्टवेयर के विकास, फिर दुनिया भर में फैले नेटवर्क्स और अंततः समाज पर इन सब के पड़ने वाले प्रभाव को एक श्रृंखला में पिरोता है। तो आज का हमारा लक्ष्य इस पूरे विज्ञान को ना एक कहानी की तरह समझना है। बिल्कुल, और इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम एक बहुत ही साधारण सी डिजिटल घटना को लें। हाँ, जैसे मान लीजिए कि कोई यूजर अपने फोन से एक हाई रेजोल्यूशन फोटो अपने किसी दोस्त को भिजवाए। एकदम सही उदाहरण है। तो बस वो एक सेंड बटन दबाने से लेकर उस फोटो के दूसरे फोन की स्क्रीन पर दिखने तक मशीन के अंदर क्या क्या होता है, आज हम उस पूरी यात्रा को ट्रैक करेंगे। मजा आएगा। तो चलिए सबसे पहले उस जगह चलते हैं जहां ये सब शुरू होता है, यानी मशीन का दिमाग। देखिए, इस यात्रा का पहला पड़ाव है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू और उसकी मेमोरी। जब वो सेंड बटन दबाने का कमांड जनरेट होता है ना, तो सीपीयू का कंट्रोल यूनिट, जिसे सीयू कहते हैं, वो तुरंत हरकत में आ जाता है। अच्छा, तो वो करता क्या है असल में? कंट्रोल यूनिट ना पूरे सिस्टम के एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह काम करता है। वो तय करता है कि कौन सा सिग्नल कब और कहाँ जाएगा। अरे वाह! और अगर फोटो के साइज को कंप्रेस करने जैसा कोई गणितीय काम है तो वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू के पास जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प समस्या आती है जिसे तकनीकी दुनिया में वॉन न्यूमैन बॉटलनेक कहा जाता है। हाँ, ये बहुत ही आम समस्या है। मतलब प्रोसेसर तो बहुत तेज काम कर सकता है, लेकिन डेटा को स्टोर करने वाली जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, वो प्रोसेसर की गति का मुकाबला नहीं कर पाती। एकदम सही। अगर प्रोसेसर को हर एक छोटे निर्देश के लिए दूर बैठी मुख्य मेमोरी तक जाना पड़े तो पूरा सिस्टम एक तरह से रेंगने लगेगा। बिल्कुल, और इसी बॉटलनेक को सुलझाने के लिए मेमोरी हायरार्की का जन्म हुआ। ये मेमोरी हायरार्की क्या है? ये मेमोरी की एक ऐसी बहुस्तरीय व्यवस्था है जो गति, कीमत और आकार पर निर्भर करती है। देखिए, सीपीयू के बिल्कुल अंदर रजिस्टर्स होते हैं, जैसे प्रोग्राम काउंटर, जो ये याद रखता है कि अगला कौन सा निर्देश एग्जीक्यूट होना है, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो वर्तमान निर्देश को होल्ड करता है। अच्छा, तो ये सबसे तेज होते होंगे? हाँ, ये रजिस्टर्स बिजली की गति से चलते हैं, लेकिन इनकी क्षमता बस कुछ बाइट्स की ही होती है। इसे अगर मैं एक आधुनिक रसोई के उदाहरण से समझाऊं तो रजिस्टर्स ना शेफ के दोनों हाथ हैं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। हाँ, मतलब जो चीज हाथों में है उस पर तुरंत काम हो रहा है। इसके बाद आती है कैश मेमोरी, जो L1, L2 और L3 लेवल्स में बटी होती है। सही। ये कैश मेमोरी रसोई का वो चॉपिंग बोर्ड और आसपास का काउंटर है जहां शेफ वो मसाले और चाकू रखता है जिनकी उसे बार बार जरूरत पड़ने वाली है। एकदम सटीक। और जब प्रोसेसर को कोई डेटा या निर्देश सीधे इसी कैश काउंटर पर मिल जाता है ना, तो उसे कैश हिट कहते हैं। अच्छा, कैश हिट? हाँ, इससे समय की भारी बचत होती है। लेकिन अगर वो डेटा कैश में नहीं है तो उसे कैश मिस कहते हैं। ओहो। तब प्रोसेसर को मजबूरन रैम यानी प्राइमरी मेमोरी का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, जो कि हमारी रसोई का एक बड़ा फ्रिज है। बिल्कुल। वहां सामान ज्यादा आ सकता है, लेकिन शेफ को चलकर वहां जाना पड़ेगा, दरवाजा खोलना पड़ेगा और सामान खोजना पड़ेगा। हाँ, और इसमें प्रोसेसर के बेशकीमती क्लॉक साइकिल्स बर्बाद होते हैं। और अगर डेटा रैम में भी ना मिले तो अंततः सेकेंडरी स्टोरेज के पास जाना पड़ता है, यानी हार्ड ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव से उसे लाना पड़ता है। ये सेकेंडरी स्टोरेज उस विशाल ग्रोसरी स्टोर की तरह है जो रसोई से मीलों दूर है। सही कहा। और ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब बिजली जाने पर भी यहाँ डेटा सुरक्षित रहता है, जबकि रजिस्टर्स, कैश और रैम वॉलेटाइल होते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और समझने वाली है। ये जो डेटा इस पूरी मेमोरी हायरार्की में ऊपर नीचे दौड़ रहा है ना, वो हमारी तरह तस्वीरें या टेक्स्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ बूलियन लॉजिक का एक अनंत खेल है।
मशीन के अंदर अरबों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे हैं जो सिर्फ 2 ही स्थितियां समझते हैं। हाँ, या तो उनमें से करंट बह रहा है जिसे 1 या ट्रू कहते हैं, हाँ, या करंट नहीं बह रहा है जिसे 0 या फॉल्स कहते हैं। और इन्हीं 0 और 1 के आधार पर लॉजिक गेट्स काम करते हैं ना। बिल्कुल, जैसे एंड गेट तभी सिग्नल आगे बढ़ाएगा जब उसके दोनों इनपुट 1 हो। OR गेट किसी भी एक इनपुट के 1 होने पर सिग्नल दे देगा और नॉट गेट सिग्नल को पलट देता है। तो मतलब जब ऐसे करोड़ों गेट्स एक साथ एक खास पैटर्न में काम करते हैं, तब जाकर मशीन ये फैसला ले पाती है कि उस फोटो का एक पिक्सल किस रंग का दिखेगा। एकदम सही। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। वो क्या? मशीन का ये भौतिक इंजन सिर्फ वोल्टेज का ऑन और ऑफ यानी 0 और 1 समझ रहा है, लेकिन जो ऐप इस फोटो को भेज रहा है उसका कोड तो किसी इंसान ने पाइथन या जावा जैसी हाई लेवल भाषा में लिखा होगा। हाँ, जो लगभग अंग्रेजी जैसी दिखती है। तो मशीन के उस 0 और 1 वाले दिमाग को ये अंग्रेजी जैसे शब्द कैसे समझ आ रहे हैं? ये कोई रातों रात होने वाला जादू तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहीं से हमारी यात्रा के दूसरे चरण यानी सॉफ्टवेयर्स और ट्रांसलेटर्स की शुरुआत होती है। अच्छा। देखिए, हार्डवेयर अपने आप में कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देश न दे। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के संसाधनों का प्रबंधन करता है। वो तय करता है कि कौन सी ऐप कितनी रैम इस्तेमाल करेगी, ये कौन सा प्रोसेसर कोर किस काम में लगेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से कड़क मैनेजर हो गया। बिल्कुल। और जो ऐप फोटो भेज रही है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हाँ। लेकिन मेरा सवाल वही है कि उस ऐप के कोड का मशीन कोड में अनुवाद कैसे हो रहा है? इसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल होता है। मुख्य रूप से 2 तरह के ट्रांसलेटर्स तकनीक की दुनिया पर राज करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ओके। दोनों का काम हाई लेवल कोड को मशीन कोड में बदलना है, लेकिन उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे अगर हम कंपाइलर की बात करें तो ये किसी पूरी की पूरी किताब का एक ही बार में अनुवाद करके पब्लिश कर देने जैसा है। बहुत सही कहा आपने। मतलब कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को एक साथ पढ़ता है, मेमोरी एलोकेट करता है, कोड को ऑप्टिमाइज करता है और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। हाँ, ये चलने में बहुत तेज होता है, लेकिन अगर कोड के 5वीं लाइन में कोई गलती है ना, तो ये पूरा प्रोसेस रोककर एक साथ सारे एरर्स की लिस्ट थमा देता है। बाप रे। और दूसरी तरफ इंटरप्रेटर है। हाँ, जिसका इस्तेमाल पाइथन जैसी भाषाएं करती हैं। इंटरप्रेटर संयुक्त राष्ट्र में बैठे उस लाइव दुभाषी की तरह है जो वक्ता की एक लाइन सुनता है और तुरंत कानों में उसका अनुवाद करता है। अच्छा, मतलब ये लाइन दर लाइन कोड पढ़ता है? बिल्कुल, ये कोड को लाइन दर लाइन पढ़ता है और तुरंत एग्जीक्यूट करता है। तो इसका मतलब है कि अगर कोड की तीसरी लाइन में कोई सिंटैक्स एरर है तो इंटरप्रेटर वहीं रुक जाएगा और आगे का कोड नहीं पढ़ेगा। एकदम सही। और इसी खासियत की वजह से इंटरप्रेटेड भाषाओं में कोडिंग करते समय गलतियों को ढूंढना और उन्हें सुधारना बहुत आसान हो जाता है, जिसे डीबगिंग कहते हैं। हाँ, हालांकि लाइव अनुवाद करने की वजह से ये कंपाइलर से बनी फाइलों के मुकाबले थोड़ा धीमा काम करता है। और प्रोग्रामिंग के दौरान इस डेटा को संभालने के लिए पाइथन में अलग-अलग व्यवस्थाएं भी होती हैं ना? बिल्कुल होती हैं। जैसे लिस्ट, जिसे कोड रन होने के दौरान भी बदला जा सकता है, या ट्यूपल, जो एक बार बन गया तो उसे कोई बदल नहीं सकता। ये एक तरह से रीड ओनली डेटा बन जाता है। सही कहा। अब वापस अपनी फोटो वाली कहानी पर आते हैं। हाँ, चलिए। ऐप का कोड मशीन भाषा में ट्रांसलेट हो गया और सिस्टम समझ गया कि क्या करना है। लेकिन ये फोटो कोई एक छोटा सा 0 या 1 तो नहीं है ना? नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा डेटा है। तो सिस्टम इस विशाल डेटा को प्रोसेस कैसे करेगा? यहाँ डेटा स्ट्रक्चर्स की भूमिका अहम हो जाती है। अक्सर डेटा स्ट्रक्चर्स को बहुत ही किताबी तरीके से समझाया जाता है, जैसे स्टैक को कैंटीन की प्लेटों से जोड़ना। हाँ, वो क्लासिक उदाहरण है। लेकिन अगर हम वास्तविक सिस्टम की बात करें तो स्टैक लाइफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर काम करता है। बिल्कुल। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारे वेब ब्राउजर की बैक बटन या वर्ड प्रोसेसर का अंडू फीचर है। एकदम सही। जो एक्शन सबसे आखिर में लिया गया था, सिस्टम उसे सबसे ऊपर रखता है ताकि कमांड मिलते ही उसे तुरंत वापस लिया जा सके। और दूसरा महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है क्यू, जो फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर आधारित है। इसे कैसे समझे? इसे समझने के लिए किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट की ऑनलाइन टिकट बुकिंग को देखिए।
जब हजारों यूजर्स एक साथ सर्वर पर हिट करते हैं तो सर्वर क्रैश न हो, इसके लिए वो एक कतार बना लेता है। अच्छा, मतलब जो पहले आया उसे पहले मिलेगा। हाँ, जिसकी रिक्वेस्ट पहले आई उसे पहले टिकट मिलेगी। नेटवर्क राउटर्स भी इसी तरह डेटा पैकेट्स को एक कतार में रखकर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब उस ऐप को ये खोजना हो कि जो फोटो भेजी जा रही है वो किस यूजर आईडी पर जानी है, तो स्टैक या कतार से तो काम नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक विशाल और बेहद व्यवस्थित प्रणाली चाहिए जहां करोड़ों यूजर्स का डेटा सुरक्षित हो। यहीं पर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी RDBMS काम आता है। इस सिस्टम में सारा डेटा टेबल्स के रूप में रखा जाता है। मतलब रोज और कॉलम्स में? हाँ, एक दूसरे से जुड़कर। यहाँ कोई सोच सकता है कि करोड़ों यूजर्स का डेटा रखने के लिए एक बहुत बड़ी एक्सेल शीट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? RDBMS की ही जरूरत क्यों है? क्योंकि एक्सेल शीट डेटा के बीच के जटिल रिश्तों और एक ही समय पर होने वाले हजारों बदलावों को सुरक्षित तरीके से नहीं संभाल सकती है। अच्छा। RDBMS डेटा की अखंडता सुनिश्चित करता है और इस डेटाबेस से बात करने के लिए जिस भाषा का निर्माण किया गया है उसे SQL कहते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बिल्कुल। SQL के कमांड्स भी बहुत तार्किक रूप से बटे हुए हैं, जैसे DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसका इस्तेमाल डेटाबेस का ढांचा बनाने के लिए होता है। इसे आप घर की नींव और दीवारें खड़ी करना समझ सकते हैं, जैसे क्रिएट या ऑल्टर कमांड। बहुत सही। और एक बार ढांचा बन जाए तो उसके अंदर का सामान बदलने या निकालने के लिए DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। ये घर के अंदर फर्नीचर सजाने या बदलने जैसा है। हाँ, जैसे इंसर्ट, अपडेट या सिलेक्ट कमांड। इन्हीं कमांड्स की मदद से सर्वर तुरंत उस दोस्त का अकाउंट खोज निकालता है जिसे फोटो भेजनी है। अब हमारी फोटो सेंड होने के लिए पूरी तरह तैयार है और पाने वाले का पता भी मिल गया है। हाँ, लेकिन एक फोन से दूसरे फोन तक, जो शायद दुनिया के किसी दूसरे कोने में है, ये फोटो पहुंचेगी कैसे? ये काम कंप्यूटर नेटवर्क्स का है। नेटवर्क्स का दायरा अलग अलग होता है। अगर दो कंप्यूटर एक ही कमरे या ऑफिस में जुड़े हैं तो वो लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी LAN। लेकिन दुनिया भर के नेटवर्क्स का जो महाजाल है हमारा इंटरनेट, वो वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN का सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये नेटवर्क आपस में कैसे जुड़ता है, इसकी डिजाइन को टोपोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल। स्टार टोपोलॉजी में सारे डिवाइस एक सेंट्रल हब या स्विच से जुड़े होते हैं। लेकिन एक और टोपोलॉजी होती है जिसका नाम है मैश टोपोलॉजी। हाँ, मैश टोपोलॉजी, जिसमें नेटवर्क का हर एक नोड बाकी सभी नोड से सीधे जुड़ा होता है। लेकिन एक मिनट, अगर मैं मैश टोपोलॉजी के बारे में सोचूं तो दुनिया के हर कंप्यूटर को हर दूसरे कंप्यूटर से तारों से जोड़ना तो बिल्कुल असंभव है। एकदम असंभव है। ये तो पैसे और संसाधनों की घोर बर्बादी है। तो इसका असल दुनिया में इस्तेमाल होता कहाँ है? आपका ये सोचना बिल्कुल जायज है। इसीलिए मैश टोपोलॉजी का इस्तेमाल हमारे और आपके घरों में नहीं होता। अच्छा। इसका इस्तेमाल इंटरनेट के बैकबोन राउटर्स या मिलिट्री कम्युनिकेशंस में होता है, जहां सुरक्षा और रिलायबिलिटी सबसे ऊपर है। ओहो, मतलब अगर कोई केबल कट भी जाए तो? हाँ, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए और फाइबर ऑप्टिक केबल का एक बड़ा हिस्सा कट जाए तो भी मैश नेटवर्क में डेटा तुरंत दूसरा रास्ता खोज लेता है और कम्युनिकेशन कभी टूटता नहीं। और इसी रास्ता खोजने की कला से जुड़ा है इंटरनेट का सबसे बड़ा जादू, पैकेट स्विचिंग। बिल्कुल। हम जो फोटो भेज रहे हैं वो कोई एक ठोस फाइल बनकर हवा में नहीं उड़ती। इंटरनेट उस फोटो के हजारों छोटे छोटे टुकड़े कर देता है जिन्हें पैकेट्स कहते हैं। एकदम सही। और हर एक पैकेट के ऊपर भेजने वाले का IP एड्रेस, पाने वाले का IP एड्रेस और उस टुकड़े का एक सीक्वेंस नंबर चिपका दिया जाता है। और सबसे कमाल की बात यह है ना कि ये सारे पैकेट्स एक ही तय रास्ते से मंजिल तक नहीं जाते। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इंटरनेट के राउटर्स बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाले किसी सर्वर के रास्ते पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो राउटर्स तुरंत उस पैकेट को टोक्यो या लंदन वाले रास्ते से डाइवर्ट कर देते हैं। बिल्कुल। हर पैकेट एक आजाद मुसाफिर की तरह इंटरनेट के ट्रैफिक जैम से बचते हुए अलग अलग रास्तों से अपनी मंजिल की ओर भागता है। और जब ये हजारों पैकेट्स अलग अलग समय पर और अलग अलग रास्तों से उस दोस्त के फोन में पहुंचते हैं तो TCP/IP प्रोटोकॉल उन पर लगे सीक्वेंस नंबर को पढ़कर उन टुकड़ों को वापस उसी क्रम में जोड़ देता है, जिसे रीअसेंबल करना कहते हैं। हाँ, अगर बीच रास्ते में कोई पैकेट खो जाए या करप्ट हो जाए तो रिसीविंग डिवाइस तुरंत सर्वर को मैसेज भेजता है कि मुझे पैकेट नंबर 405 दोबारा चाहिए। और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है और फोन की स्क्रीन पर वो हाई रेजोल्यूशन फोटो उभर आती है। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
जब वो फोटो इंटरनेट के महासागर से गुजरती है तो इसका एक हिस्सा क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्वर पर भी सेव हो जाता है। हाँ, ताकि अगर फोन खो जाए तो भी फोटो सुरक्षित रहे। सही बात है। और ये क्लाउड कंप्यूटिंग आज के समय में सिर्फ स्टोरेज नहीं है। सोर्स के अनुसार क्लाउड सर्विसेज कई तरह की होती हैं, जैसे AAS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जहां कंपनियां सर्वर किराए पर लेती हैं, और SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जहां सॉफ्टवेयर सीधे इंटरनेट ब्राउजर पर चलते हैं। इस क्लाउड पर जो करोड़ों यूजर्स का विशाल डेटा जमा हो रहा है ना, उसी के दम पर मशीनें इंसानों की तरह सोचना सीख रही हैं। इसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को जन्म दिया है। लेकिन यहीं से इस तकनीक का एक बहुत ही डरावना और छायादार पहलू भी शुरू होता है। वो कैसे? जब हमने वो फोटो भेजी तो हमें लगा कि हमने सिर्फ एक तस्वीर साझा की है, लेकिन सिस्टम ने उस तस्वीर के साथ उसकी मेटा डेटा भी रिकॉर्ड कर ली। बिल्कुल। तस्वीर किस जगह खींची गई, किस डिवाइस से खींची गई और किस समय भेजी गई, इसे पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। सही कहा। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट वो होता है जो हम जानबूझकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। हाँ। लेकिन पैसिव फुटप्रिंट वो परछाई है जो हम इंटरनेट पर चलते हुए अनजाने में छोड़ते जाते हैं। जैसे वेबसाइट्स की कुकीज। बिल्कुल। वेबसाइट्स की कुकीज ट्रैक करती हैं कि हम किस पेज पर कितनी देर रुके, हमने क्या सर्च किया। ये डेटाबेस हमारी आदतों और विचारों का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खाका तैयार करता जो शायद हम खुद भी नहीं जानते। बाप रे। और जब इतना संवेदनशील डेटा हर जगह फैला हो तो साइबर क्राइम का बाजार गर्म होना तय है। हाँ, ये तो लाजमी है। हैकर्स फिशिंग के जरिए नकली ईमेल्स भेजकर लॉगिन क्रेडेंशियल्स चुरा लेते हैं। या फिर रैंसमवेयर का हमला करते हैं, जहां वे सिस्टम के सारे डेटा को लॉक कर देते हैं और उसे खोलने की चाबी के बदले भारी फिरौती मांगते हैं। और इन खतरों से निपटने के लिए ही फायरवॉल और आधुनिक सुरक्षा प्रणालियां बनाई गई हैं, जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हाँ, जिसे 2FA कहते हैं। ये सुरक्षा का एक ऐसा तरीका है जो 2 अलग-अलग चीजों की मांग करता है। पहला, जो सिर्फ यूजर को पता है, जैसे उसका पासवर्ड, और दूसरा जो शारीरिक रूप से यूजर के पास मौजूद है, जैसे उसके फोन पर आने वाला OTP या हार्डवेयर टोकन। और सिर्फ तकनीकी स्तर पर ही नहीं बल्कि कानूनी स्तर पर भी इस डेटा की सुरक्षा जरूरी है। बिल्कुल। भारत में IT एक्ट 2000 वो मुख्य कानून है जो साइबर आतंकवाद, हैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के नियम तय करता है। बिना इजाजत किसी सिस्टम में घुसपैठ करना या डेटा चुराना इस कानून के तहत एक गंभीर अपराध है। इसके अलावा तकनीक के इस बढ़ते उपयोग ने 2 और बड़ी सामाजिक बहसें छेड़ दी हैं। अच्छा, वो कौन सी? पहली है ई-वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा। पुराने फोन्स और सर्वर्स में मौजूद लेड और पारा जैसे जहरीले तत्व पर्यावरण और इंसानी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी बड़ी बहस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, जिसे IP कहते हैं। सॉफ्टवेयर की दुनिया में ये बहुत मायने रखता है। अगर कोई डेवलपर अपनी ऐप के कोड को पेटेंट या कॉपीराइट करा लेता है और उसे छुपा कर रखता है तो उसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत एक विचारधारा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, OSS। हाँ, ओपन सोर्स में सॉफ्टवेयर का मुख्य कोड सबके लिए उपलब्ध करा दिया जाता है। दुनिया भर के प्रोग्रामर्स उस कोड को देख सकते हैं, उसमें गलतियां ढूंढ सकते हैं और उसे बेहतर बना सकते हैं। जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एकदम सही उदाहरण है। हाँ। इससे तकनीक पर किसी एक कंपनी का एकाधिकार नहीं रहता। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक फ्रेम में रखकर देखें ना, तो एक्सप्लेन कंप्लीटली के आज के इस सफर में हमने देखा कि एक साधारण सी फोटो को सेंड करने के पीछे कितनी बड़ी दुनिया काम कर रही है। बिल्कुल। हमने CPU के अंदर के उन माइक्रोस्कोपिक रजिस्टर से शुरुआत की जो 0 और 1 के साथ जूझ रहे थे। फिर हमने जाना कि कैसे इंटरप्रेटर्स और कंपाइलर्स उन सिग्नल्स को हाई लेवल भाषा में बदलते हैं। इसके बाद हमने देखा कि कैसे SQL की मदद से डेटाबेस में उस फोटो की जगह तय होती है और कैसे पैकेट स्विचिंग के जरिए वो फोटो हजारों टुकड़ों में बंटकर इंटरनेट के ग्लोबल नेटवर्क पर एक आजाद मुसाफिर की तरह दौड़ती है। और अंततः कैसे ये पूरा प्रोसेस क्लाउड कंप्यूटिंग, AI के विकास, हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स और साइबर कानूनों की एक विशाल सामाजिक श्रृंखला से जुड़ जाता है। हाँ, मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और समाज ये अलग अलग डिब्बे नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ही जीवित डिजिटल इकोसिस्टम के धड़कते हुए अंग है। ये तकनीकी और तार्किक विकास वाकई मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। लेकिन
जब हम इस विशाल डिजिटल इकोसिस्टम की गहराई में झांकते हैं ना, तो एक बहुत ही गहरा विचार ज़हन में आता है। वो क्या? आज हमारी जिंदगी का हर पल, हमारी तस्वीरें, हमारे सर्च का इतिहास, हमारे फैसले क्लाउड पर अमर होते जा रहे हैं। सही बात है। तो क्या भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब एक इंसान का भौतिक शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका ये अमर डिजिटल वजूद अनंत काल तक सर्वर्स पर जिंदा रहेगा? ये तो बहुत ही विचारणीय स्थिति है। और अगर ऐसा होता है तो इंसान के जाने के बाद उसके उस अमर डिजिटल फुटप्रिंट का असली मालिक कौन होगा? क्या उस पर उसके परिवार का हक होगा, या फिर उन टेक कंपनियों का जिनके सिलिकॉन और तारों के जाल में वो डेटा हमेशा के लिए कैद है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो तकनीक का नहीं, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों की डिजिटल आज़ादी का है। इस विचार के साथ डीप डाइव के इस सफर को आज यहीं रोकते हैं। इस ज्ञानवर्धक चर्चा में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।